7 दिसंबर 1941 जापान अचानक अमेरिका की नौसेना बेस पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर देता है, जो पैसिफिक ओशन में हवाई और होनोलुलु के बीच मौजूद है। जापान का ऐसे करने के पीछे कई कारण थे। उस समय जापान में प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, लोहा आदि की कमी हो रही थी, क्योंकि अमेरिका ने जापान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, जिसमें ऑयल की सप्लाई को रोकना भी शामिल था। इसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो गया और अमेरिका जापान से बदला भी लेना चाहता था। इसलिए यूएस नेवी के टॉरपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट पैसिफिक ओशन में जितनी भी जापान की पनडुब्बी थी उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए उड़ गए, और उन्हीं में एक एयरक्राफ्ट था जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे, पायलट हैरोल्ड, रेडियोमैन जीन और बॉम्बरमैन टोनी, जिसका काम बॉम्ब फेंकना था। जब ये वापस यूएस नेवी में आ रहे थे तो अपना रास्ता भूल जाते हैं और इनके एयरक्राफ्ट में फ्यूल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहीं रेडियोमैन जीन रेडियो से संपर्क करके रास्ता पूछने की कोशिश करता है, पर रेडियो की सिग्नल क्लियर ना होने की वजह से उसे ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी। और तभी अचानक रेडियो पर जापानी लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, पर जीन तुरंत रेडियो के तार निकाल देता है और मोर्से कोड के जरिए संदेश भेजता है। इनका पायलट बोलता है हमें दोबारा संपर्क करना होगा, लेकिन इनका संपर्क नहीं हो पाता और इतना उड़ने के बाद एयरक्राफ्ट में फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इनका पायलट इन्हें कहता है कि तुम जल्दी से सारा ज़रूरी सामान ले लो, हमें समुद्र में ही लैंड करना पड़ेगा। जब एयरक्राफ्ट पानी में लैंड करता है तो उस समय इनकी सीट बेल्ट खुलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद वो खुल जाती है और अब इनके पास एक एयरबोट राफ्ट होती है जिस पर ये तीनों बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह होती है। डे 1 ना तो इनके पास खाने के लिए खाना होता है और पीने के लिए पानी भी नहीं होता, जबकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ मौजूद था, लेकिन वो इतनी तेजी से समुद्र में गिरा कि ये अपना सामान भी कलेक्ट नहीं कर पाए। अब ये तीनों पैसिफिक ओशन में बुरी तरह फंस चुके हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यहाँ तूफान और सुनामी आना आम बात है। इन तीनों को ये यकीन तो होता है कि यूएस नेवी इन्हें बचाने जरूर आएगी, और कुछ देर बाद इन्हें यूएस नेवी का एक एयरक्राफ्ट भी दिखता है, लेकिन इनके पास ना ही तो फ्लेयर गन होती है और ना ही एयर पैराशूट होता है जिसकी वजह से उन्हें दिखा सके कि नीचे कोई मौजूद है। इसलिए जल्दी से ये अपनी लाइफ जैकेट निकालकर उसे हवा में हिलाते हैं और साथ ही साथ चिल्लाते भी हैं ताकि वो उन्हें देख सके। लेकिन एयरक्राफ्ट इतनी ऊंचाई पर मौजूद होता है कि उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। कुछ देर बाद वो एयरक्राफ्ट भी वापस चला जाता है और जो इन तीनों की आखिरी उम्मीद थी वो भी अब जा चुकी है और इनका पहला दिन भूख प्यास में खत्म हो जाता है। और एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि जिस एयरबोट में ये बैठे हैं वो छोटी सी है, वहाँ इन तीनों की सोने के लिए भी जगह नहीं है, इसलिए ये एक एक कर रात में सोते हैं। वहीं इनका चीफ हैरोल्ड अपने जूते में पेशाब कर उसको पी जाता है और कहता है अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें यह करना ही होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि जब समुद्र में इतना सारा पानी मौजूद है तो इसे पीकर वे अपनी प्यास क्यों नहीं बुझा सकते। दरअसल समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड और नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब हम समुद्र का पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। तब हमारी किडनी हमारे शरीर में एक्सेस वाटर का उपयोग करके उस नमक को पतला करती है, और जितना ज़्यादा पानी पियाता उससे ज़्यादा टॉयलेट आती है। लेकिन सी वाटर में नमक की मात्रा 3% से अधिक होती है। हमारी किडनी 2% से कम नमक की कॉन्सेंट्रेशन पर वर्क करती है, लेकिन सी वाटर में नमक की क्वांटिटी 3% से अधिक होती है, जिससे हमारी किडनी नमक से भर जाएगी और हमारी बॉडी को उस नमक को अपने शरीर से और अपनी किडनी से निकालने के लिए और ज़्यादा फ्रेश वाटर की आवश्यकता होगी। मतलब हम जितना समुद्र का पानी पिएंगे हमारी प्यास उतनी ही बढ़ जाएगी, इसलिए समुद्र का पानी नहीं पी सकते। डे 2 हैरोल्ड इन्हें बताता है कि हम हवाई की ओर जा रहे हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा करीब है। वो 900 माइल्स दूर है और साउथ अमेरिका 6000 माइल्स दूर है। हैरोल्ड एक पायलट है, इसलिए उसे दिशा का अच्छी तरह अंदाजा है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो कुछ हफ्तों में हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उन्हीं में से एक आदमी बोलता है कि तब तक तो हम भूख प्यास से पहले ही मर जाएंगे। इनके पास एक गन की मैगजीन होती है जिसे ये तोड़कर उसमें से स्प्रिंग निकालकर एक मछली का कांटा बनाते हैं और मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मछली इनका कांटे को काट देती है। और इतनी गर्मी की वजह से एक व्यक्ति पानी में कूद जाता है और दूसरा व्यक्ति भी उसके पीछे कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उनका चीफ उन्हें बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारी शार्क मौजूद है, इसलिए तुम्हें बोट पर वापस आना चाहिए।
धीरे धीरे भूखे प्यासे आज इन्हें इस एयरक्राफ्ट पर 5 दिन बीत चुके हैं। ये तीनों भूख प्यास से कमजोर हो चुके हैं और जब उनमें से एक व्यक्ति समुद्र का पानी पीने की कोशिश करता है तो वे दोनों उसे रोक देते हैं। दरअसल इन सबके यहाँ फंसने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इनका पायलट हैरोल्ड प्लेन को वेस्ट की तरफ ले जा रहा था और वो जीन से कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या हम वेस्ट की तरफ सही जा रहे हैं। तभी रेडियो से बताया जाता है कि तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। इसी कारण वे रास्ता भटक जाते हैं और प्लेन में फ्यूल खत्म होने की वजह से ये सब समुद्र में फंस जाते हैं। हवा की वजह से इनकी एयरबोट पानी में इधर उधर जा रही थी, इसलिए अपनी जैकेट का एक लंगर बनाकर पानी में डाल देते हैं जिससे इनकी बोट स्टेबल रहती है। जब रात होती है तो बारिश होना शुरू हो जाती है और आज कई दिनों के बाद इन्होंने पानी पिया है जो इनकी बोट में जमा हो जाता है और आज इन्हें प्यास से राहत मिलती है। इनकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो चुकी थी। नेक्स्ट डे जीन मछली पकड़ने की कोशिश करता है। वो ऐसा कई दिनों से कर रहा था लेकिन उसे कांटे में एक भी मछली नहीं आई। तभी जीन फ्रस्ट्रेट होकर अपनी जेब में से पॉकेट नाइफ निकालता है और समुद्र में मारने लगता है। उसका साथी उससे कहता है कि इससे सावधान, अगर ये एयरबोट में लग गया तो उसकी सारी हवा निकल जाएगी और हम सब समुद्र में डूब जाएंगे। तभी जेन को लगता है कि उसका चाकू गलती से एयरबोट पर लग चुका है और उसका साथी कहता है कि तुम इस चाकू को वहां से मत निकालना वरना उसकी सारी हवा निकल जाएगी। लेकिन जब जीन देखता है कि जिस जगह पर उसने चाकू मारा था वो बहुत तेज से हिल रही थी तो वो देखता है कि उसका चाकू एक शार्क के बच्चे पर लगा है। तभी ये तीनों शार्क के बच्चों को ऊपर खींच लेते हैं और उसे मिल बांट कर खाते हैं। आज बहुत दिनों बाद इन्होंने पेट भर कर कुछ खाना खाया है। हैरोल्ड इनसे कहता है कि जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी वाइफ से मिलूंगा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। और वो इनसे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। तभी टोनी कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और जीन कहता है कि मेरी ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरी कोई शादी हुई है। तभी टोनी उसे बोलता है कि जब हम घर पहुंच जाएंगे तो तुम मेरी बहन से शादी कर लेना। और जब ये बातें कर रहे थे तो देखते हैं कि अचानक इनके बोट के आसपास बहुत सारी शार्क आ गई हैं, क्योंकि इन्होंने जिस शार्क के बच्चे को अभी मारा था उसका थोड़ा सा खून वहाँ गिर चुका था। इसकी स्मेल से वहाँ ढेर सारे शार्क इकट्ठा हो गई थी। अब इन तीनों को ये डर लगने लगता है कि कहीं वो शार्क इस बोट को न पलटा दे और इन तीनों को न खा ले। लेकिन खुशकिस्मती से वे इन्हें कुछ भी नहीं करती और वहाँ से चली जाती हैं। एक रात जब जीन पानी में हाथ डालकर बैठा हुआ था तो अचानक उसके हाथ पर शार्क हमला करती है, लेकिन जीन अपना हाथ तुरंत ऊपर कर लेता है जिससे वो बच जाता है। और अब इन्हें हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाती है। उनमें से एक को लगता है कि आगे एक आइलैंड है। तभी उसका साथी बोलता है कि सामने कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। डे 15 इनकी राफ्ट में एक पक्षी बैठ जाता है जिसे वे तुरंत पकड़ लेते हैं और आज 15 दिन के बाद इन्होंने दूसरी बार खाना खाया है। धीरे धीरे 20 दिन हो चुके हैं और सुबह सुबह हैरोल्ड देखता है कि कोई भी ड्यूटी पर नहीं है। दोनों में से कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा। इसमें वो गुस्सा हो जाता है और उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था, तुम्हें उसे मानना चाहिए। जीन कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हम तुम्हारी वजह से इस समुद्र में फंस गए। हैरोल्ड उनसे माफी मांगता है और कहता है कि जब मैं एयरक्राफ्ट में था तो मैंने कुछ सेकंड्स की झपकी ले ली थी और जब मैं उठा तो हम काफी आगे आ चुके थे, इसी की वजह से हम रास्ता भटक गए। तभी हैरोल्ड को एक आइडिया आता है कि उसके पास जो सूज है वो उसके ऊपर का हिस्सा चाकू से काट देता है और उन्हें चप्पू के रूप में उपयोग करता है। अब धीरे धीरे इस वीरान समुद्र में जहां धूप इनके सीधा शरीर के ऊपर पड़ रही है और समुद्र पे पड़ने वाली किरण इनकी आंखों में लग रही है, धीरे धीरे इन्हें इस पैसिफिक ओशन में 30 दिन हो चुके हैं। ना ही तो इन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया और ना ही कुछ पानी पिया है। इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है और आज रात यहाँ तेज वर्षा होती है। ये बहुत खुश हो जाते हैं, वही जी भरकर पानी पीते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान इनकी ओर आ रहा है जिससे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं और इनकी राफ्ट पलट जाती है। तभी ये तुरंत राफ्ट को सीधा करते हैं और एक एक कर राफ्ट पर चढ़ जाते हैं। अगली सुबह इनकी हालत ऐसी होती है कि बोट पर एक लाश की तरह पड़े रहते हैं। उसी के 4 दिन बाद 20 फरवरी 1942 ये देखते हैं कि दूर एक आइलैंड दिख रहा है, जिसे देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी सारी ताकत लगाकर उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड का नाम पुका पुका आइलैंड होता है।
और आज कई दिनों बाद इन्होंने धरती पर पैर रखा था। ये बहुत खुश थे और अपनी लगातार कोशिश और उम्मीद की वजह से ये आज बच पाए हैं। इन तीनों ने 1000 माइल की सफर एक छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में किया था। बाद में हैरोल्ड को यूएस नेवी की तरफ से एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उसने मुश्किल सफर में अपने क्रू को अच्छी तरह से लीड किया। लेकिन इसके बाद उसने कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। टोनी जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने अपना पूरा करियर यूएस नेवी में ही कंटिन्यू रखा और जीन ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान रेडियो मैन का काम किया और 1947 में उसने टोनी की बहन फ्रांसिस से शादी कर ली। तो ये थी इन तीनों की सर्वाइवल स्टोरी और ये जो इमेज है ये इन तीनों की रियल इमेज है। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।